7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमास ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट के अंदर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दाग दिए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गई कि इसे एक वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। अब तक करीब 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, महिलाओं से लेकर बच्चों तक। ये जगह इतनी कंट्रोवर्शियल है कि इसने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट कर रख दिया है, जिसमें ट्विटर पर एक तरफ तो इजराइल को सपोर्ट करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझेंगे कि इन दोनों में से कौन सही है और इंडिया को किसका सपोर्ट करना चाहिए। आखिर ये हमास ग्रुप है कौन? अल-अक्सा मस्जिद, टेंपल माउंट, यहूदी, मुसलमान, आखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या? इन सब को समझने से पहले हमें एक रूट ऑफ कोर्स को समझना होगा। मिडिल ईस्ट में इजराइल फिलिस्तीन की प्रेजेंट लोकेशन इंडिया के वेस्ट की ओर है। येलो रंग का ये एरिया इजराइल है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का वह देश है जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। फिलिस्तीन वास्तव में इजराइल के अंदर है और जिस एरिया को स्टार से दिखाया गया है यह है यरूशलेम। आज हमें जो इजराइल फिलिस्तीन की वॉर देखने को मिल रही है, इसकी कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। 1047 बीसी में इजराइल को उस समय इसे किंगडम ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता था। यहाँ यहूदी रहते थे और इस पर राजा सोलोमन का राज था। किंगडम ऑफ इजराइल की राजधानी यरूशलेम थी और इस यरूशलेम में ही राजा सोलोमन ने यहूदियों का पहला मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा गया था टेंपल माउंट, लेकिन मुसलमान इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। इसके बाद सन 586 बीसी में बेबोलियन आए, उन्होंने इस पहले मंदिर को गिरा दिया। फिर फारसियों ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया, लेकिन दोबारा बनने के बाद पहले मंदिर को सेकंड टेंपल नाम दिया गया। फिर रोमन एम्पायर आए जिसने सेकंड टेंपल को भी तोड़ दिया और केवल एक दीवार बची जिसकी आज भी यहूदी पूजा करते हैं। और रोमन एम्पायर के दौरान यहूदियों को मारा जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म भी एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में ईसा मसीह ने एक नए धर्म की शुरुआत कर दी। ईसा मसीह जीसस ने वहाँ के लोगों को एक अलग ही धर्म की आइडियोलॉजी बताना शुरू कर दी, जिसे आज हम ईसाइयों के धर्म यानी क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं। जो जीसस की आइडियोलॉजी यहूदियों की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग थी और बहुत ही जल्दी ये लोग इस नए धर्म को मानने भी लग गए। लेकिन यहूदियों को ये कभी पसंद ही नहीं आया। ये मामला इतना बढ़ गया कि यहूदियों ने जेरूशलेम में पब्लिक के सामने जीसस को क्रॉस पर चढ़ाकर उसे बांध दिया कि मौत हो गई। जिसे आप आज क्रिश्चियनिटी में जीसस को कैसे क्रॉस के ऊपर लटका हुआ देखते हो, जिसे आज यहूदी और ईसाइयों के बीच कई वर्षों, कई दशकों, यहाँ तक कि कई सदियों तक टकरार बनी रही। और जब लगभग धर्म युद्ध हुआ तो ईसाइयों ने बड़ी संख्या में यहूदियों को मार डाला। उस समय यहूदियों के खिलाफ कई अफवाहें फैली जा रही थी। अफवाहों के कारण यहूदियों के खिलाफ बड़े लेवल पर नफरत फैल गई, जिसके चलते यहूदियों ने खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया में इजराइल को छोड़कर जाना शुरू कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा यहूदी यूरोप के अंदर चले गए और यहूदियों का ये इजराइल अब अरबों के हाथों में चला गया। और यरूशलेम का वह एरिया जहां यहूदियों का सेकंड टेंपल था, वो डोम ऑफ द रॉक, उसी जगह पर अल-अक्सा मस्जिद को बनाया गया। जब इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इल खत्ताब ने 637 ईस्वी में यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने वहां पर प्रेयर की। जिस स्थान पर उन्होंने प्रार्थना की उस स्थान को अल-अक्सा मस्जिद बनाया गया और उसी स्थान से जहां उन्होंने एक होली पत्थर पर अपना पैर रख जन्नत के लिए चले गए, इसको डोम ऑफ द रॉक नाम दिया गया। दूसरी तरफ वो पश्चिमी दीवार है जिसे दिखाया गया है। यहूदियों द्वारा इसे टेंपल माउंट की दीवार कहा जाता है और मुसलमान इसे हरम अल शरीफ के नाम से मानते हैं। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद ये दूसरा होली प्लेस बन गया। जब भी यहूदियों पर किसी न किसी शासक का शासन हुआ तो उन्होंने अपनी संपत्ति और जमीन छोड़कर पूरी दुनिया में जाना शुरू कर दिया, जो स्पेसिफाइड तौर पर यूरोप की ओर चले गए। लेकिन यहूदी अपनी जमीन को कभी नहीं भूले। दुनिया में कहीं भी बसे होने के बावजूद भी यहूदी इजराइल फलिस्तीन को अपना मेनलैंड मानते थे। साल 1891 में फिलिस्तीन अब अरबों के हाथों में था, लेकिन जो यहूदी अब दुनिया भर में रह रहे थे वो भी उसी साल 1891 में वापस फिलिस्तीन इजराइल की जमीन पर आना चाहते थे। तो उन्होंने वहां से वापस आने के लिए अपना एक देश बनाने का सोचा। एक यहूदी देश बनाने के लिए थियोडोर हर्जल नाम का एक ऑस्ट्रो हैंगरीन एक जर्नलिस्ट था। उन्होंने अपने 1896 के एक पंपलेट में एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया, जियोनिज्म। उन्होंने कहा कि यहूदियों को अपना एक नया देश मिलना चाहिए। उस वक्त ये कोई नई बात भी नहीं थी। 1870 से पहले ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसी तरह की बातों को प्रमोट कर रही थी यहूदियों के लिए। इन्हीं कारण से 1881 में फिलिस्तीन में यहूदियों को पहली बार बहुत ज्यादा की तादाद में वापस आते हुए देखा गया और ये सब चलता रहा। साल 1914 के आसपास जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे। अंग्रेज हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जैसा उन्होंने इंडिया के अंदर किया था। उन्होंने अरब क्रांतिकारियों से कहा कि वो ओटोमन एम्पायर को खत्म करने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्हें बदले में फिलिस्तीन देना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही ओटोमन एम्पायर का पतन हुआ, अंग्रेजों ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया।
1918 से 1948 तक फिलिस्तीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इस समय जर्मनी में हिटलर का उदय तेजी से बढ़ रहा था। नरसंहार में लाखों संख्या में यहूदियों को कत्लेआम किया जाता और जो भी देश उसके सामने थे वो यहूदियों को बड़ी संख्या में मार रहे थे। लोग पहले से ही ईसा मसीह की हत्या के लिए यहूदियों को दोषी ठहरा रहे हैं और यहूदियों को ईसाई विरोधी मानते थे। यहूदी खुद को बचाने के लिए हिटलर के कंट्रोल वाले यूरोप से अलग देशों में भाग गए। कुछ को अमेरिका में जाकर रहने लगे, लेकिन इनमें से कुछ यहूदी फिलिस्तीन चले जाते हैं। उस वक्त फिलिस्तीन की पॉपुलेशन 5 लाख थी, जिनमें से 25,000 यहूदी थे, बाकी सभी अरब थे। लेकिन 1914 तक यहूदियों की आबादी 85,000 हो गई। बाद में यह आंकड़ा सैकड़ों से हजारों में पहुंच गया, क्योंकि यहूदी अब फिलिस्तीन के अंदर जा रहे थे। 1937 से 1936 के बीच कुल 0.17 मिलियन यहूदी फिलिस्तीन आए, जिससे फिलिस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या अरबों से भी अधिक हो गई। शुरुआत में ब्रिटेन उन्हें फिलिस्तीन में आने की इजाजत दे रहा था, लेकिन बाद में उन्हें फिलिस्तीन आने से रोकने लगते हैं। इसके चलते फिलिस्तीन में इजराइल नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसी समय 1940 के आसपास फिलिस्तीन भी नेशनल मूवमेंट शुरू कर देते हैं और फिलिस्तीनी भी इसी बीच अपने देश की मांग करना शुरू कर देते हैं। 1948 में जाकर ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। उस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन को अपना देश बनाने की जिम्मेदारी यूएन को सौंप गए। फिर अंग्रेज फिलिस्तीन को छोड़ देते हैं। अंग्रेजों ने जैसे भारत के साथ किया, इसे 2 टुकड़ों पाकिस्तान और इंडिया में बांट दिया। इसी तरह इन्होंने फिलिस्तीन को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। 1947 में यूएन ने एक पार्टीशन प्लान जारी किया। इसमें इजराइल नामक एक देश बनाया और इसे 57 हिस्सा यहूदियों को दिया। इसी जगह पर 43% हिस्सा अरब फिलिस्तीनी नामक एक देश बनाया और इसे फिलिस्तीनियों को दे दिया। लेकिन जेरूशलम 3 धर्मों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए, जो इनकी हिस्ट्री की वजह से बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया था। इसलिए यूएन ने डिसीजन लिया कि जेरूशलम इंटरनेशनल कंट्रोल में ही रहे। यहाँ यहूदियों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपने नए देश का नाम इजराइल रखा। यहाँ इजराइल देश 1948 में बना, लेकिन अरब देश यहाँ इससे बिल्कुल नाखुश थे। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कॉलोनिज्म को जारी रखने का तरीका है। अंग्रेजों के अरब देश छोड़ने के अगले दिन ही मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन, ईरान, इराक, इन सभी ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो यहूदियों को अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा नहीं देने देंगे। इस युद्ध को 1948 में फर्स्ट अरब इजराइल वॉर नाम दिया गया था। ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल वॉर थी। 5 से ज्यादा देश एक छोटे से नए देश के खिलाफ लड़ रहे थे। बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि सभी को यह लग रहा था कि इजराइल इतने सारे अरब देशों के साथ एक साथ हमला करना और आसानी से युद्ध जीतना नामुमकिन था। लेकिन वास्तव में जो हुआ वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। अरब देशों को पीछे हटना पड़ा। यूएन के पार्टीशन प्लान के मुताबिक जो क्षेत्र फिलिस्तीन के थे, उनमें से भी कई और जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी का हिस्सा मिस्र में चला गया और वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि फिलिस्तीन के पास अब कोई देश ही नहीं था। 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर अरब देशों में रेफ्यूजीज बनना पड़ा। इसे 1948 में फिलिस्तीन एक्सोडोस नाम दिया गया। इन सब के बीच इजराइल ने एक कानून पारित किया जिसे लॉ ऑफ रिटर्न कहा गया। इस कानून में कहा गया कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले यहूदी को इजराइल की सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो कभी भी इजराइल के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद 1967 में सेकेंड अरब इजराइल वॉर होती है। ये युद्ध 6 दिनों तक चला और इजराइल इसे आसानी से जीत लेता है। इस युद्ध के बाद न केवल गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा हो जाता है, बल्कि मिस्र के बड़े पेनिनसुला पर भी इजराइल का कब्जा हो जाता है। इसे कुछ ही साल बाद 1964 में अरब देशों ने मिस्र में एक बैठक की। पैलेस्टीन लिबरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे पीएलओ के नाम से जाना जाता है। पीएलओ का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल में वापस लेना और फिलिस्तीनियों को जमीन वापस देना था। फिलिस्तीनी अपने अलग देश चाहते थे। वो ये भी चाहते थे कि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। इस वजह से इसे अमेरिका और इजराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। अगर एक दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक रेवोल्यूशनरी थे जो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। 1933 में थर्ड अरब इजराइल वॉर शुरू होती है। इस वक्त पीएलओ ने 1933 में इस पर कई हमले किए। अरब देशों में एक और मेजर एक्टिविटी तेल माइनिंग थी और अरबों ने अनाउंसमेंट की कि जो भी देश इजराइल के साथ संबंध रखेगा उसे अरबों से तेल नहीं मिलेगा। ये सब पीएलओ और देश चला रहे थे। तब तक ये समझ आ गया था कि इजराइल के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन 1974 में पीएलओ को यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली द्वारा एक आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई, जिससे PLO फिलिस्तीनी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। 1979 में मिस्र और इजराइल के बीच पीस ट्रीटी सक्सेस रही। उसमें मिस्र इजराइल को अपने अस्तित्व वाले देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला अरब देश बन गया। पीस टॉल के बाद इजराइल द्वारा कब्जा किया गया पूरा पेनिनसुला का एरिया इजराइल को देने पर इजिप्ट को वापस कर दिया गया। इस सक्सेसफुल पीस ट्रीटी के लिए मिस्र और इजराइल दोनों ही प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज सम्मानित किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद इजिप्ट के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, जिसे मिस्र में राइट विंग एक्सट्रीमिस्टों द्वारा किया गया था। जिन कट्टरपंथियों ने प्रधानमंत्री की इजराइल के साथ ट्रीटी पर सवाल उठाए वो उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उसने समझौता कर लिया था और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। 1967 से 1980 के दशक तक 10 साल तक अधिक समय हो गया जब इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। इस ड्यूरेशन के दौरान कई इजरायलियों ने वेस्ट बैंक पर अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश करने का शुरू कर दिया। वे बस्तियां बनाकर वहाँ स्थायी रूप से रहने लगते हैं। इजरायली सरकार ने उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका सपोर्ट ही किया और वहाँ पर घरों की कीमत कम थी। कुछ लोग सस्ते घरों के लिए वहाँ जाते हैं, जबकि कुछ ने अपने रिलीजियस नेशनलिज्म के लिए गए। कुछ कट्टर इजरायलियों का ये दावा है कि वेस्ट बैंक का पूरा इलाका उनका इजरायली है, वही रहेंगे और इस तरह से वेस्ट बैंक में इजरायलियों की बस्तियां पनपने लगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन बस्तियों को इलीगल मानता है, क्योंकि ये बस्तियां यूएनए पार्टीशंस के अगेंस्ट है और फिलिस्तीन और कॉलोनाइजेशन के रूप में देखता है। मूल रूप से उनके देश को इजरायलियों द्वारा कॉलोनी बनाई जा रही थी। अगर मेन तौर पे देखा जाए तो फिलिस्तीन में इजरायलियों द्वारा कॉलोनी बनाई जा रही थी। 1992 में इजराइल को एक अद्भुत प्रधानमंत्री मिला जिसका नाम राबिन था। उन्होंने कहा कि PLO कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ अपने देश चाहते हैं और इजरायलियों को इसे उन्हें हासिल करने देना चाहिए। इजराइल ने ऑफिशियली तौर पर PLO को मान्यता दी। PLO ने ऑफिशियली तौर पर इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी और यही 1993 का ओस्लो एग्रीमेंट होता है। पहली बार दोनों देश साथ आकर बात करते। इस बारे में किसी देश का बंटवारा सही ढंग से और शांतिपूर्वक कैसे किया जा सकता है, फिलिस्तीनी देश कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में पहली बार बात होने लगी थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1994 में फिलिस्तीनी सरकार की पहली बार स्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसे फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी नाम दिया गया था। लेकिन इस समय इजरायलियों ने पहले ही वेस्ट बैंक के कई हिस्सों पर परमानेंट बस्तियां स्टेब्लिश कर ली थी, जिनका इजरायली सरकार ने सपोर्ट किया था और फिलिस्तीनी कुछ इलाकों में टुकड़ों में रह रहे थे। तब तक वेस्ट बैंक क्षेत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का डिसीजन लिया गया, एरिया A, B और C। एरिया A वह होगा जहां फिलिस्तीनी सरकार का कंट्रोल होगा और एरिया B दोनों सरकारों का कंट्रोल रखेगी और एरिया C पर इजराइल की गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। वास्तव में 1994 में फिलिस्तीन को अपना देश बनाने के लिए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के बस कुछ ही हिस्से मिले थे। लेकिन सबसे अच्छी खबर तो ये थी कि यहाँ फिलिस्तीनी और इजरायली पीसफुल संधि पर बात करने के लिए तैयार हो गए थे। इसी कारण से 1994 में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यासिर राबिन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1995 में एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री को पिस्तौल से 3 बार गोली मार दी। इन कट्टरपंथियों को यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनी के साथ समझौते पर सवाल उठाए, आखिर इस बारे में कि उन्हें जमीन क्यों दी जाए। वो चाहते थे कि फिलिस्तीन पूरा इजराइल का हो जाए। इन कट्टरपंथियों की वजह से वहाँ के हालात और बिगड़ने लग गए थे और इनके बाद 5 से 6 साल पहले फिलिस्तीन में कुछ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने मिलकर एक हमास ग्रुप बनाया। यहाँ हमास ग्रुप कह रहा था कि जो PLO है वो हाईली सेकुलर हो रहा था और इजराइल के साथ उसने काफी सारे समझौते कर लिए, लेकिन असल में PLO तो इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करता था। इसलिए कट्टरपंथियों ने इजराइल से लड़ने के लिए एक नया ग्रुप बनाया और यहाँ से हमास ग्रुप बनता है। जाहिर सी बात है, जब 1994 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पीसफुल ट्रीटी होने जा रही थी, ज्यूइश फंडामेंटलिस्ट ने अपने प्रधानमंत्री से नफरत करने लगे और दूसरी ओर हमास ग्रुप PLO से नफरत करने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर लिया था। हमास ग्रुप ने केवल 1996 में फिलिस्तीन इलेक्शन का डिसफॉलोशिप करता है, बल्कि वो इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग भी करते हैं। इसके चलते दोनों ही तरफ डोमिनेशन ऑफ फेयर राइट ग्रुप बढ़ने लगता है। पोलराइजेशन बढ़ता रहा। दोनों तरफ के लोग इजरायली और फिलिस्तीनी एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। कुछ नफरत तो पहले से ही थी और 1995 के बाद और बढ़ती जा रही थी। 2002 के आसपास दोनों ही तरफ से वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। बॉर्डर के दूसरी ओर 100 से अधिक इजरायली और फिलिस्तीनी मारे गए, जमीन पर झड़पें हो रही और लोग एक दूसरे को लेकर इतने डाउटफुल हो गए कि इजराइल ने अपनी बस्तियों के चारों ओर दीवार बनाना शुरू कर दी। वेस्ट बैंक पे इजरायलियों द्वारा बनाए गए परमानेंट घरों के आसपास सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए और चौकियां लगाई गई और फिलिस्तीनियों के लिए वहां रहना लगातार कठिन होता जा रहा था। 2006 में हमास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने फिलिस्तीनी चुनाव में भाग लिया और जीत हासिल की। इसने PMLO पार्टी को हराया, लेकिन बहुत कम अंतर से। उसने 132 में से 74 सीटें ली। लेकिन इसके बाद 2007 में फिलिस्तीन में इन दोनों पार्टियों के बीच सिविल वॉर छिड़ जाता है।
अंदर ही अंदर एक पार्टी के समर्थक दूसरी पार्टी के समर्थकों से लड़ने लगते हैं। 2007 में हुए इस युद्ध को गाजा की लड़ाई से नाम जाना जाता है। फिलिस्तीन के दो हिस्सों में बंट गया था। गाजा पट्टी में हमास ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया और वेस्ट बैंक के क्षेत्र पर फतेह और PLO के लिए कंट्रोल हो गया था, जो नॉन वायलेंट था और वेस्ट बैंक पर उसी तरह से शासन करते जैसे सरकार को करना चाहिए था। लेकिन आज जब गाजा पट्टी हमास के शासन में है तो उन्होंने मूल रूप से टेररिस्ट ग्रुप की तरह एरिया पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिन पहले जो युद्ध और रॉकेट हमें देखने को मिलते हैं वो गाजा पट्टी की एरिया से इजराइल की ओर भेजे जाते हैं, जबकि वेस्ट बैंक जहां PMLO का कंट्रोल है वह इस तरह की वायलेंस देखने को नहीं मिलती है। इजराइल ने कई दशकों तक वेस्ट बैंक क्षेत्र पर अपनी कॉलोनी बनाना जारी रखी है, जिससे झड़पें तेज हो गई हैं। गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों ने, जहां हमास का राज है, 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के आसमान पर रॉकेट और मिसाइलें गूंजने लगी। ये रॉकेट गाजा से दागे गए। 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट गाजा के हमास एक्सट्रीमिस्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली। वारंट किया गया कि उनका पहला हमला था। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया कि हमास ग्रुप के लोग इजराइल में घुस गए हैं और उन्होंने सिविल लोगों को निशाना बनाया है। हमले में अब तक दोनों तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन के 500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। अगर फिलिस्तीन के मैप को देखोगे तो वेस्ट बैंक में देश इतने भागों में बटा हुआ है कि आज अगर इस देश को स्वतंत्र कर भी जाए तो ये इतने टुकड़े में है कि इसे अस्तित्व में लाया ही नहीं जा सकता। अगर यहाँ देखा जाए तो इन दोनों में गलत कौन है? यहाँ इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और दूसरा फिलिस्तीन अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। यहाँ इजराइल को हराना नामुमकिन है क्योंकि वो सेल्फ डिफेंड कंट्री है और उसने इतने वॉर लड़े हैं कि वो किसी वॉर को आसानी से हारा नहीं है। अगर इन दोनों ही देशों में दोबारा से शांति चाहिए तो इन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी पीसफुल, जिसमें इनकी बॉर्डर लाइनों को वहीं पर रोक दिया जाएगा। हाँ, ये बात भी सच है कि इजराइल फिलिस्तीनी लोगों पर खूब जुल्म कर रहा है। अगर आप 1947 से अब तक 2023 तक के मैप्स को देखोगे तो इजराइल ने फिलिस्तीन को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। और इजराइल इसमें रुकने वाला नहीं है क्योंकि वो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। जो इसकी मेन बॉर्डर है उससे इसने कई ज्यादा एक्सपेक्ट कर रखा है। इंडिया यहाँ हमेशा न्यूट्रल रहा है। जब 1947 में इन दो देशों का बंटवारा हुआ था तो UN ने वोटिंग करवाई थी। उसमें इंडिया ने किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि उसने पीस ट्रीटी की तरफ ही पीस और शांति की तरफ ही बढ़ावा दिया है। लेकिन यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडिया फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो अरब कंट्रियों से जुड़ा हुआ है और इंडिया के अरब कंट्रियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। वो अपने रिलेशंस को बिगाड़ना नहीं चाहता है। इंडिया यहाँ पर अभी अपना वही रोल निभाएगा जो वो इतने सालों से निभाता आया है। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।